भयात, भभोग, साधन, ये ज्योतिष के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ज़्यादातर ज्योतिष है जो ज्योतिषी हैं उनसे यह अनछुआ भी है। लेकिन इसके विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा की जो गति है वो सम नहीं है, अर्थात अपनी इसी विषम नाक्षत्रिक गति के कारण वह किसी नक्षत्र को 60 घटी से अधिक और किसी को 60 घटी से कम भोगता है। मतलब नक्षत्र में जब चंद्रमा रहता है तो कभी 60 घटी से ज्यादा या फिर 60 घटी से कम वह उसको भोगता है। पंचांग में तिथि, नक्षत्र आदि का मान, जिसको भोगावधि दिया रहता है, भोगावधि की इन्होंने जिसको जो भोगा है उसकी अवधि ये है। तिथि, नक्षत्र आदि का मान भी इसको कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें किसी कार्यवश 31 मई 1981 को अनुराधा नक्षत्र का मान ज्ञात करना पड़े और हमने मार्तंड पंचांग लिया तो देखने पर ज्ञात हुआ कि इस दिन अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 54 घटी 32 पल तक अनुराधा नक्षत्र में थी। 1 घटी 28 पल तक सिद्ध योग, 37 घटी 2 पल तक तथा वालव करण 24 घटी 12 पल तक था। प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा का अनुराधा नक्षत्र पूरे 60 घटी का था। चतुर्दशी को विशाखा नक्षत्र 58 घटी 5 पल था। तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र था। इन सबका योग करने पर देखा तो अनुराधा नक्षत्र का कल भोग 63 घटी 23 फल प्राप्त हुआ। भयात, भभोग चंद्रमा की नाक्षत्रिक गति से ज्ञात किए जाते हैं। इष्टकाल में चंद्रमा नक्षत्र के किसी भाग को जितने समय में भोग चुका होता है उस समय को भयात कहा जाता है। मैंने फिर से दोहरा रहा हूं, भयात भभोग चंद्रमा की नाक्षत्रिक गति से ज्ञात किए जाते हैं। नक्षत्र में जो उसकी गति चलती है उससे ज्ञात किए जाते हैं। इष्ट काल में चंद्रमा नक्षत्र के किसी भाग को, नक्षत्र के किसी भी भाग को जितने समय में भोग चुका होता है उस समय को भयात कहा जाता है। तथा जिस नक्षत्र में चंद्रमा जिस दिन जितनी अवधि तक रहता है उसे भभोग कहा जाता है। मैं दोबारा से उसको दोहरा रहा हूं, उस समय को भयात कहा जाता है जिस समय के नाक्षत्रिक नक्षत्र को चंद्रमा जितना भोग चुका होता है, नक्षत्र के जितने भाग को वह भोग चुका होता है चंद्रमा, उसको भयात कहा जाता है। और जिस नक्षत्र में चंद्रमा जिस दिन जितनी अवधि तक रहता है उसे भभोग कहा जाता है। पंचांग स्थान विशेष को केंद्र मानकर बनाए जाते हैं, अतः पंचांग में दिए गए तिथि, नक्षत्र आदि को अपने इष्ट स्थान के अनुसार देशांतर संस्कार करके बना लेना चाहिए। क्योंकि लैनिट्यूड और लॉटिट्यूड जो एंगल्स हैं, जो अयनांश हैं और देशांतर हैं, उनके अनुसार इष्ट काल की अवधि से ही इनको कैलकुलेट करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जिस स्थान पर जन्मे जातक की जन्मपत्री बनानी हो उस स्थान के नक्षत्र आदि का मान निकाल लेना चाहिए। मान लें कि हमारे पास दिल्ली का पंचांग है और हमें जन्मपत्री बना रहे हैं लखनऊ में या इंदौर में, तो जातक की तो यदि हम में भारी अशुद्धि हो जाएगी। अगर वह देशांतर और जो उसके एंगल्स हैं अगर वो ढंग से नहीं बनाएंगे तो उसमें अशुद्धि होने के चांसेस हैं और संस्कार खराब भी होंगे। तो उस पत्री को हम संस्कारित भी नहीं कर सकते, अशुद्धि हो जाएगी। तो भयात भभोग साधन करने के लिए हमें जन्म का इष्टकाल, गत नक्षत्र का मान और जन्म नक्षत्र का सही मान ज्ञात होना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। इष्टकाल निकालना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको इष्टकाल बताता हूं किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए जातक के जन्म इष्टकाल से भयात भभोग साधन हमें निकालना है। तो इन सब को जब हम शेष करेंगे, जैसे जन्म इष्टकाल 50 घटी 20 पल, इस दिन उत्तरा फागुनी नक्षत्र, विश्व विजय पंचांग में
49 घटी 10 पल व हमारे उदाहरण में जन्म इष्ट 50 घटी व 20 पल है, जो कि नक्षत्र के भोग काल से 1 घटी 10 पल अधिक है। फलतः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गत नक्षत्र माना जाएगा। उससे अगला नक्षत्र हस्त होगा, जिसका मान 50 घटी व 32 पल दिया गया है। तो अलग अलग तरीके से हम भयात और भवोग को ज्ञात कर सकते हैं। वह मैं आपको एक आगे इसके विषय में कभी लिख करके पूरे उदाहरण से इसको समझाऊंगा। मुझे आशा है कि अभी जो इस वीडियो का जो उद्देश्य था बताने का, वो भयात और भवोग बताने का था कि वो होते क्या हैं और उनकी आवश्यकता क्या है। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं आगे कुछ भी आपको ज्योतिष से संबंधित कुछ भी अच्छी जानकारी दूं तो आपको जरूर वह प्राप्त हो, आपसे छूटे नहीं। जय शनिदेव।